हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल है सभी की? बढ़िया, राजी खुशी? देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम अप्रैल महीने को डिस्कस कर रहे थे, अप्रैल महीने के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम करंट अफेयर की अगर हम बात कर लें, जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो 4 प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिनको हम डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहली बात कर लें और महत्वपूर्ण है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस से संबंधित जितना भी काम उस महीने में होता है हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दूसरी आपकी आ जाती है डिफेंस। तीसरी आपकी अगर हम बात करें तो आईसीटी आ जाती है, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जितने भी काम होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित मान लो पिछले दिनों चिप वगैरह बनाई गई थी, विक्रम था 32 बिट की। और इसी प्रकार से अन्य जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो जितनी भी तकनीकी से संबंधित एक महीने में जितनी भी कुछ घटनाक्रम होते हैं और जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। सेम इसी प्रकार इसी सेशन में करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन। पर उससे तसल्ली से पढ़ेंगे भी। पर उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि जब से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, जब से हमने इस चैनल पर काम करना स्टार्ट किया है, इस प्लेटफॉर्म पर काम करना स्टार्ट किया है, तब से हम बात कर रहे हैं कि भैया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो साथ में करते हुए चलना है। हाल फिलहाल में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा जितना भी कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उन सभी में करंट अफेयर, विशेषकर करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक लगते हैं, जो भी विषय लगते हैं, उनकी भी आपको सेम अप्रोच रखनी है। पर क्योंकि हम और आप जो है करंट अफेयर सब्जेक्ट के माध्यम से, करंट अफेयर विषय के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर करंट अफेयर की ही बात करेंगे, करंट अफेयर का ही रेफरेंस लेंगे। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं हाल फिलहाल के अंदर, यूपीएससी के द्वारा CDS 1 का एग्जाम कराया गया है अप्रैल के अंदर। आरपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम्स करवाई गई हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर का ही एग्जाम ले लो, 2 शिफ्ट के अंदर हुआ है। वेटनरी डॉक्टर का हुआ है। उससे पहले भी कई एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए गए हैं। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अप्रैल में, मई में कई एग्जाम कराए गए हैं। सभी में करंट अफेयर की क्वेश्चंस जो हैं वो भर भर के पूछे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना था। और उम्मीद करके चल रहा हूँ आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोल्व किया भी होगा। अब मान लो नहीं कर पा रहे, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम नजदीक है, उनको यूँ लग रहा है कि सर करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, सिलेबस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमारी तरफ से एक एफर्ट आपके लिए किया गया है, विशेषकर करंट अफेयर के लिए किया गया है कि जनवरी से लेकर अभी तक यूपीएससी द्वारा, आरपीएससी द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या अन्य किसी भी संस्था द्वारा करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहां पर आपको आंसर भी रहेंगे, आपके पास में आंसर भी रहेंगे और पर्सन भी रहेंगे। आपको अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन मिले, ये जो पीडीएफ है ये मिलेगी कहाँ पर? एप्लीकेशन में। आपको एप्लीकेशन में जाना है और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर वाले सेक्शन के अंदर, और उसको फिर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। उसको आपको डाउनलोड करके तसल्ली से देखना है। आंसर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि भैया हाल फिलहाल में क्या पैटर्न रहा है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का। अब ये पीडीएफ मिलेगी कब आपको? लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ऑलमोस्ट बाइंड अप हो जाए। उसके बाद में 18 या 19 तारीख को आपको ये जो आपकी पीडीएफ है ये हमारी तरफ से उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, उसके लिए मैसेज मत करना। पर हाँ, ये मान के चलिए कि लगभग 20 तारीख से पहले पहले आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हो सकता है 16-17 को भी मिल जाए, पर 20 तक, क्योंकि आप फिर क्या है, मैसेज करने लग जाते हो कि मिली नहीं, आई नहीं, क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रिजोल्व कर लेने हैं, आसानी से कर लेने हैं, बहुत शानदार तरीके से। निश्चित रूप से आपको जो है एग्जाम में इनके माध्यम से जो है वो सहायता मिलने वाली है। तो स्टार्ट करें आज सेशन को। सबसे पहले हमारे पास में जो घटनाक्रम है उसमें हम बात कर लेते हैं आर्टेमिस सेकंड की। आप में से कई साथी ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि सर ये क्या क्वेश्चन, मतलब हमें पढ़ना चाहिए क्या? क्योंकि ये जो मिशन है, आर्टेमिस मिशन जो है वो एक अंतरिक्ष मिशन है जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है? बाई नासा। अब ये नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस प्रकार हमारी इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर स्पेस से संबंधित जो भी काम होते हैं वो नासा के द्वारा किए जाते हैं, नासा की देखरेख में किए जाते हैं। हुआ क्या कि चांद पर पहुंचने के लिए, चांद पर अलग अलग खोज करने के लिए, जीवन के अस्तित्व के बारे में पता करने के लिए, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में पता करने के लिए अलग अलग देशों के द्वारा अपने अपने जो मिशन है वो लॉन्च किए जाते हैं। इसी क्रम के अंदर नासा के द्वारा आर्टेमिस सेकंड को लॉन्च किया गया है अप्रैल के अंदर, 1 अप्रैल को। कुल मिलाकर 10 दिन के लिए 4 लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। कितनी? 1 अप्रैल को। कितने लोग? 4 लोग। इन 4 में से 3 तो आपके कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, और एक आपका कहाँ का है? कनाडा का है। नाम की बात करें तो नाम में आपको ध्यान रखना है, रीड वाइजमैन हो गए, विक्टर ग्लोवर हो गए,
क्रिस्टिना कोच हो गई, और कनाडा की कौन है, जेरेमी हैंसन। ये 4 लोग 10 दिन के लिए वहां पर गए हैं। उन्होंने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग परीक्षण किए हैं, और उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बात करें आर्टिमिस मिशन की, तो आर्टिमिस मिशन जो है वो फर्स्ट पहले ही ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, सेकंड को आपने 1 अप्रैल को किया है। तीसरा और चौथा संस्करण इसका 2027 और 2028 क्रम से दोनों जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 2027 और 2028 के अंदर कौन सा है, आर्टिमिस 3 और 4। क्या कुछ विशेषताएं इसकी रही हैं, तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो जो है वो फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया गया है। गुरुत्वाकर्षण के इस्तेमाल के साथ में जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ घूर्णन वगैरह करके और फिर इसी के माध्यम से रिटर्न किया गया है। ठीक है, तो फ्यूल वगैरह की एफिशिएंसी रहेगी इसमें। दूसरी क्या है कि 2760 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकें, इतनी कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक शील्ड लगाई गई, और उस शील्ड का भी सफल परीक्षण यहाँ पर रहा है। आगे बात समझ में। इस रेस्पेक्ट में अगर हम भारत की बात करें, तो भारत ने एक रोड मैप बनाया है कि भैया 2028 से लेकर 2040 तक भारत भी जो है चांद पर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए अलग अलग प्रकार से जो आपके मिशन है वो लॉन्च करने वाला है। इसमें सबसे बड़ा हमारा टारगेट क्या है, कि सबसे बड़ा हमारा टारगेट है कि हम क्या करें, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भाई साइंटिफिक हम ग्रोथ लेंगे, इकोनॉमिकली से बूस्टर मिलेगा, और टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। बात करें इस मिशन की, तो ये 10 दिन का मिशन था। हम जो है वो इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक अलग से रिकॉर्ड बना है, क्या कि यहाँ पृथ्वी से लगभग 2,52,756 मील की दूरी तय की गई है। पृथ्वी से इतनी दूरी पर जाया गया है, जो कि आज तक के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सबसे लंबी दूरी तय की गई है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो पहला हमारा जो घटनाक्रम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कि आर्टिमिस जो कि नासा का एक मिशन था, उसे सफल तरीके से लॉन्च करके और वापस से रिटर्न कर लिया गया है। फिर हम बात करते हैं दूसरे घटनाक्रम की, और दूसरे घटनाक्रम के लिए हमें जाना होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जो स्थानीय सरकार है उसके द्वारा 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस, इंपॉर्टेंट है, विश्व क्वांटम दिवस कब है, 14 अप्रैल 2026 को। 14 अप्रैल 2026 को वहां के जो मुख्यमंत्री साहब हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर 2 अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी सेंटर की यहाँ पर स्थापना की गई है। बात करें दोनों सेंटर की, तो इसमें से एक तो जो है वो आपका अमरावती 1S है, इसको क्या नाम दिया गया है, अमरावती 1S, और इसकी स्थापना SRM यूनिवर्सिटी में की गई है। दूसरे सेंटर की स्थापना की बात करें तो इसको दिया है अमरावती 1Q। पहला कौन सा है, 1S, जो कि यूनिवर्सिटी में है। 1Q जो है वो उसे मेधा टावर्स, वहां पर स्थान है मेधा टावर्स, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। ये सारा जो घटनाक्रम है ये नेशनल क्वांटम मिशन के तहत किया गया है, जिसकी शुरुआत 2023-24 से की गई है। 2023-24 से लेकर और 2030-31 तक इसकी जो है वो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, अवधि रखी गई है। ठीक है, तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है इसकी शुरुआत 2023-24 के अंदर हुई थी। कब तक के लिए, 2030-31 के लिए। 8 साल के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर 6003.65 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और इसी क्रम के अंदर अमरावती में 2 ये जो फैसिलिटी सेंटर हैं इसकी स्थापना की गई। याद रख लोगे, उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री साहब ने किया था, नायडू साहब ने किया था। ठीक है, तीसरा घटनाक्रम हम देखते हैं गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो टारगेट रखा गया है 2026 एंड या फिर 2027 की पहली तिमाही में इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले गगनयान मिशन जो भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा उसमें एक रोबोट भेजा जाएगा, कि भैया आदमी भेजने से पहले हम रोबोट भेजेंगे। पहले कुत्ते वगैरह भेजते थे, अब भैया यूँ कह रहे हैं कि उनमें भी तो जीव है, उनको क्यों मार रहे हो, कल को कोई अप्रिय घटना हो गई तो फिर उनको भी तो नुकसान होगा। ऐसी घटनाक्रम में हम एक रोबोट को पहले भेजेंगे जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र है। तो इसका भी आप ध्यान रख लेना कि व्योम मित्र जो है वो पहले क्या भेजा जाएगा, आदमियों से पहले। ठीक है, अब यह कहा गया है कि इसरो के द्वारा एक टेस्टिंग की गई है। क्या किया गया है, गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, ये किया गया है। आपको ये यहां पर दिख रहा है एक
गोली सी दिख रही है क्या ये वैसे देखने में छोटा है पर इसका आकार बहुत बड़ा है। इसमें ध्यान रखना इस प्रकार का एक कैप्सूल सा बनाया जाएगा और वो कैप्सूल है उसके अंदर गगनयान मिशन के लिए जो यात्री हैं, जो हमने 4 यात्री तैयार किए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 यात्री इसमें बैठेंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी रॉकेट होती है इस प्रकार से होती है, इसी लगभग इसी शेप में है। आपको ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब थोड़ी क्लियर आई? हाँ, तो इस प्रकार से जो है आपकी रॉकेट होती है, उसमें अलग-अलग चरण होते हैं। जैसे यहाँ पर फ्यूल है, यहाँ पर इंजन होगा, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री बैठ रहे होंगे। इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से चरण होते हैं इसमें। इसमें जो अंतरिक्ष यात्रियों वाला कैप्सूल है या जहाँ पर जिस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे, उस प्रकार का जो ये आप मानिए कि केबिन है, इसकी सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है, इसकी टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग में क्या हुआ है? चिनूक जो आपका हेलीकॉप्टर है, ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चिनूक हेलीकॉप्टर के नीचे इसको बांधा गया है और लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई तक ऊपर उड़ा है, 3 किलोमीटर तक। वहां से फिर इसको फ्री फ्लो में एकदम से ड्रॉप किया गया है। अब जैसे ही इसको ड्रॉप किया है तो नीचे आएगा तो एकदम से स्पीड से आएगा भाई, एकदम से स्पीड में आएगा तो मर जाएंगे लोग नीचे। नीचे दब के भी मर जाएंगे, जो इसमें कैप्सूल में बैठे हुए वो भी मर जाएंगे। इसलिए इसका सफल ड्रॉप किया गया है और इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है भैया, अलग अलग समय पर 10 अलग अलग पैरासूट खुले हैं। जो ये पैरासूट दिख रहे हैं ना, ये अपने आप से खुले हैं। ये सफल परीक्षण किया गया है भी पैरासूट खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। कल को ऐसा नहीं हो जिस प्रकार हमने पहले भी जो है वो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है इंडिया को, कल्पना चावला अगर आपको याद हो तो, वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी इसी प्रकार लैंडिंग के समय। तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हमें वापस से देखने को नहीं मिले, इसके लिए हमने क्या किया है, इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, कहां पर किया? तो इसका सफल परीक्षण जो है वो श्री हरिकोट कोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष सेंटर है वहां पर किया है। क्या ये पहला है क्या? ना, ये दूसरा है। ठीक है, ये कौन सा है? दूसरा है। पहले की बात करें तो पहला हमने ध्यान रखना अगस्त 2025 में कर लिया था। कब किया? अगस्त 2025 में। सेकंड वाला किसकी सहायता से किया है? तो चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से किया है। ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा है। 5.7 टन वजन यहाँ पर रखा गया है इसमें। मतलब लगभग ये मान के चलिए कि 600 किलो के आसपास में यहाँ पर चीज़ें जो है देखने को आपको मिली है। किसके लिए किया गया है? गगनयान मिशन के लिए किया। अब गगनयान मिशन के लिए ही आपको ध्यान रखना है, एक आपका ये मानिए कि मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मित्रा। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मैपिंग ऑफ इंटरपेरेबल ट्रांजिट एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। मतलब इसका जो आयोजन है वो 2 से लेकर 9 अप्रैल को किया गया है लद्दाख के टिसोकार घाटी के अंदर। बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम में किया क्या गया है कि भैया एकदम से जो है वो गुरुत्वाकर्षण से फ्री करके आइसोलेशन किया गया है और पूरे तरीके से इस प्रकार का एनवायरनमेंट डिजाइन किया गया है कि भैया जैसे अंतरिक्ष में जाते हो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। तो उस प्रकार से ये जो 4 हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं जो गगनयान मिशन के अंदर जाएंगे, जिनमें से शुभांशु शुक्ला है, अशोक चक्र मिला है भैया, याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं, अजीत कृष्णन है और अंगद प्रताप है। ये 4 लोग जब गगनयान मिशन के तहत जाएंगे अंतरिक्ष के अंदर, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में इनको किस प्रकार से सर्वाइव करना है, वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें एडेप्टेशन उनमें आता है या नहीं आता, उस चीज को इनकी बॉडी एक्सेप्ट कर पाती है नहीं कर पाती, उस पूरी चीज की प्रैक्टिस के लिए मिशन मित्र यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? तो एयरफोर्स और इसरो दोनों की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई चरम स्थितियां जैसे कम ऑक्सीजन है, बहुत कम तापमान है, आइसोलेशन है, इस प्रकार की कार्य क्षमताओं के बारे में यहाँ पर आकलन किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो 2 से 9 अप्रैल मैंने आपको बता ही दिया, लेह लद्दाख में इसका जो है वो परीक्षण किया गया है। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं कि भाई ऑक्सीजन कमी है, ठंड है, आइसोलेशन में आप रह पाते हो नहीं रह पाते, ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर टेस्ट की गई हैं। ठीक है, उस प्रकार से डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर मिशन गगनयान की बात करें तो LVM-3 मिशन को यहाँ पर जो है वो इस रॉकेट के माध्यम से छोड़ा जाएगा। ऑर्बिट की बात करें तो 400 किलोमीटर की ऑर्बिट यहाँ पर रहने वाली है, 4 लोग जाने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन का रहेगा, मतलब 3 दिन के लिए गगनयान मिशन के द्वारा इनको ले जाया जाएगा 4 लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और रिटर्न टू अर्थ मतलब अर्थ या पृथ्वी पर वापस लौटा जाएगा। अभी जो टेस्टिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, सेकंड चरण जो था ये इसका था, वापस रिटर्निंग का। ठीक है, और ये जो मिशन किया गया है ये इसरो और एयरफोर्स के द्वारा किया गया है।
आपको इस प्रकार के जो ये इन्फोग्राफिक है ये पसंद आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो फिर क्लास में और शामिल कर लिए जाए, कमेंट वगैरह में जैसे भी आप मैसेज वगैरह करके पहुंचा देना हमारे पास में सूचना। इस प्रकार से जो है वो आसानी हो जाएगी। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेगी, तो आप वहां पर जाकर देख लेना। फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई वायुसेना और अमेरिका की कंपनी है जीई एरोस्पेस, कहाँ की कंपनी है याद रखना, अमेरिका की कंपनी है। इन दोनों के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास में जो फाइटर जेट है तेजस, उसका इंजन है, उस इंजन के रिपेयरिंग के लिए, उसकी मरम्मत के लिए एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। और कहाँ पर की जाएगी? भारत के अंदर। कहाँ पर की जाएगी? भारत के अंदर। अब क्या स्थिति हो रही है कि जैसे ये इंजन है ना, ये तेजस वाला, ये जो तेजस का इंजन है, इसकी अगर कोई मान लो सर्विस वगैरह करवानी है तो फिर हमें या तो बाहर के लोग मंगवाने पड़ते हैं या फिर इंजन को बाहर भेजना पड़ता है। इक्विपमेंट वगैरह कोई अगर इसका पार्ट चाहिए तो फिर वो बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं। अब हमने ये कहा कि भाई जो अमेरिका की जीई कंपनी है, उस जीई कंपनी के द्वारा भारत में जो है वो सेंटर स्थापना की जाएगी रिपेयरिंग के लिए। तो हमें क्या करना होगा? सर्विस के लिए बाहर नहीं जाना होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेवी वाले सेक्शन की। तो नेवी में आपको ध्यान रखना है, दो आपके जो जहाज हैं उनको शामिल किया गया है अब की बार। ठीक है। जिसमें से आपका पहला कौन सा है? आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? एमडीएल बोलते हैं। वापस से इसका जिक्र हम करेंगे। एमडीएल जो है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसको भारतीय सेना के अंदर, भारतीय जल सेना के अंदर या नेवी के अंदर जो है, इसको 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा इसको शामिल किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत। अब प्रोजेक्ट 17A जो है वो 2019 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 7 जहाजों को भारतीय सेना के अंदर शामिल किया जाएगा, भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है। उसमें से ये कौन से नंबर का है? ये चौथे नंबर का है। इससे पहले भी कोई शामिल हुए हैं क्या? 3 पहले शामिल हुए हैं, जिसमें एक तो आपका नीलगिरी है, फिर हिमगिरी है और उदयगिरी है। उदयगिरी और हिमगिरी का क्वेश्चन ऑलरेडी आरपीएससी ने पूछ लिए है, बढ़िया वाले स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिए है। अब तारागिरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तारागिरी का निर्माण किसने किया है? तो एमडीएल, मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। 3 अप्रैल 2026 को इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। बात करें तारागिरी की, तो तारागिरी की विशेषताएं क्या है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे है। स्टील्थ का मतलब ये है कि ये रेडार के अंदर आसानी से पकड़ में नहीं आता। रेडार के अंदर क्या नहीं आता? आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। एडवांस हथियार सिस्टम है। एडवांस क्या है? हथियार सिस्टम है, जिसमें ब्रह्मोस शामिल है, टॉर्पीडो सिस्टम शामिल है। टॉर्पीडो का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मान के चलो कि ये आपकी एक एरोप्लेन चल रही है, ये आपकी एक जहाज चल रही है। टॉर्पीडो सिस्टम में क्या होता है? यहां से मतलब मिसाइलें वगैरह जो रॉकेट हैं, ये यहां से तो जा ही रही हैं, इधर से तो निकल के जा ही रही हैं इस प्रकार से। पर टॉर्पीडो सिस्टम में क्या होता है? नीचे से भी जाती है, नीचे से पानी के अंदर चली जाती है। जैसे मान के चलो ये दो आपकी जहाज है और इसमें से क्या होगा? इसमें से निकलेगी, इस रिमोट दिख रहा है आपको? ये जो सिस्टम है यहाँ से निकलेगी, इससे इससे नीचे से निकलेगी और इसको नीचे ही नीचे फोड़ देगी। और एक बार जब फूट जाता है तो पानी भर जाएगा, फिर क्या ही मतलब, कितनी टेक्नोलॉजी रखो। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्पीडो सिस्टम। तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, टॉर्पीडो सिस्टम लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये उन्नत टेक्नोलॉजी से लेस है ये। ठीक है। एडवांस रेडार सिस्टम है। हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वगैरह हो सकती है। मल्टी रोल वॉरशिप है, मतलब हवा, पानी और पनडुब्बी तीनों से लड़ने में सक्षम है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट 17A, ये जो है इससे पहले हम चलते थे प्रोजेक्ट 17 पे। तो इसमें आईएनएस शिवालिक, सतपुड़ा और सहाद्री, ये 3 जो है वो प्रोजेक्ट 17 के तहत थे। इसे हम शिवालिक श्रेणी भी बोलते हैं। और प्रोजेक्ट 17A जो है, इसमें हम टोटल जो है वो 7 जहाज शामिल करेंगे, जिसमें से 4 तो मझगांव डॉक लिमिटेड के हैं और 3 जो है वो GRSE कोलकाता से निर्माण किया जाएगा। ठीक है। कुल मिलाकर कितने? 7। अगर बात करें इसकी, तो ये कौन सी है? ये आपकी नीलगिरी सीरीज है। ये कौन सी है? नीलगिरी सीरीज। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी है आपकी आईएनएस अरिदमन। आईएनएस अरिदमन जो है वो परमाणु स्वदेशी पर परमाणु संचालित आपकी कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है। इससे पहले हम जो है वो यहाँ पर 2 को और शामिल कर चुके हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट। ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सी थी। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट जो है ये दोनों सेम है। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो इसे 2016 में शामिल किया गया था। 6000 टन की कैपेसिटी है कि भाई इतना वजन ले जा सकती है, रॉकेट, मिसाइल, बम जितने भी हैं ये इतना वजन सहन कर सकती है। सेम इतनी की इतनी वजन की कैपेसिटी किसकी है? अरिघात की है।
आईएनएस अरिहंत कब शामिल हुआ? 2016 के अंदर। अरिगात कब हुआ? 2024 के अंदर। दोनों की कैपेसिटी सेम है। दोनों के अंदर ध्यान रखना 83 मेगावाट जो है वो वाटर रिएक्टर है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सबसे मेन डिफरेंस क्रिएट करती है, 4 लॉन्च ट्यूब है। ये जो देखो ऊपर वाली दिख रही है क्या आपको? ये दिख रही है? ये डंडी सी दिख रही है क्या? थोड़ा सा देखो मैं आपको, अब दिखी? एक मिनट। ये जो वर्टिकल ट्यूब है ना, इसको बोलते हैं लॉन्च ट्यूब। क्या बोलते हैं? लॉन्च ट्यूब बोलते हैं। ये जो वर्टिकल ट्यूब है, ये इसमें देखो, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, परंतु जो नई वाली हमने शामिल की है, अरिदमन जो हमने शामिल की है, इस अरिदमन के अंदर आपको ध्यान रखना है, अरिदमन के अंदर 8 ट्यूब हैं। और इसका जो कैपेसिटी है वजन उठाने की, वो कितनी है? 7000 है। 7000 टन कैपेसिटी ये वजन उठा सकता है। 8 इसमें वर्टिकल ट्यूब है, जिसमें हम K4 और K25 और K25 जो कि आपकी मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? SLBM बोलते हैं। ये सबमरीन मिसाइल यहाँ से लॉन्च हो सकती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जितनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी इसकी है लॉन्चिंग के अंदर। यहाँ पर 4 4 ट्यूब है, यहाँ पर 8 ट्यूब है वर्टिकल, मतलब ये ऊपर ऐसे रहते हैं, यहाँ से फिर रॉकेट निकल निकल के जाएंगे ऐसे। समझ में आ गई? नाम क्या है? आईएनएस अरिदमन है। कुल मिलाकर अभी तक 3 शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक आपका आईएनएस अरिहंत है, दूसरा आपका अरिगाट है, तीसरा हमारा जो है वो अरिदमन है। ठीक है। इसे भी सेम 3 तारीख को ही लॉन्च किया गया है, विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया था, राजनाथ सिंह जी के द्वारा शामिल किया गया है। बात करें इसकी K4 मिसाइल की, तो K4 मिसाइल मैंने आपको बताया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और के का मतलब ये हो गया कलाम साहब। कलाम साहब की याद में इसको जो है वो के नाम दिया गया है। K4, K15, K25 इस प्रकार से ये सारी की सारी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। आईएनएस अरिहंत का मैंने आपको बता ही दिया, 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। आईएनएस अरिघाट को 2024 के अंदर लॉन्च किया गया है। और हाल फिलहाल के अंदर आईएनएस अरिदमन, इसको जो है वो यहाँ पर अप्रैल महीने में शामिल किया गया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलें आगे। अब आगे आपको ध्यान रखना है, एक हम ये मान के चलिए कि ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, DSC, ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A23 को हमने लॉन्च किया है, जिसका निर्माण टीटागढ़ के अंदर किया गया था। इसकी खासियत क्या है? एक तो 70% इसका निर्माण जो हुआ है वो स्वदेशी चीजों से हुआ है, मतलब भारत के अंदर निर्माण किया गया है। 100 चीजें जो लगी हैं, उनमें से 70 कहाँ की हैं? भारत की हैं। एक इसके अंदर और खासियत है, ये कैंटामरान पतवार है। कैंटामरन पतवार का मतलब है कि देखो, जनरली होता क्या है कि नाव जो होती है, जो बोट होती हैं, जो आपके आईएनएस वगैरह होते हैं, ये इस शेप के होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर पानी है, ये इतना पानी है, इस प्रकार से तो होती है बोट, सिंगल साइड से टिकी हुई होती है। परंतु ये जो कैंटामरान है, इसमें 2 पतवार होते हैं, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर, और नीचे से ये ऐसा खुला हुआ रहता है। इसे हम बोलते हैं कैंटामरान। ये ज्यादा स्टेबल होता है उसकी तुलना में। ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? इसका इस्तेमाल बंदरगाहों और तटीय जल के अंदर गोताखोरी अभियान के अंदर निरीक्षण के लिए, मरम्मत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नाम क्या है? DSC A23। DSC की फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A23 है। ठीक है। 19 अप्रैल 2026 को कोलकाता से इसे शामिल किया गया है। आगे बात समझ में? फिर हमारी देश की जो देसी बोफोर्स तोप है, बोफोर्स जो है वो बेसिकली स्वीडन की तोप है। और आपको ध्यान हो तो राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब इसको खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उसमें काफ़ी कुछ घपला वगैरह हो गया था। भारत ने इस प्रकार की उस बोफोर्स से भी बहुत शानदार तरीके की जो है हमारी स्वदेशी रूप से हमने एक तोप तैयार की है, जिसका नाम क्या है? धनुष। धनुष और बोफोर्स की अगर हम तुलना करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो धनुष है उसकी क्षमता कितनी है? 42 किलोमीटर। जबकि बोफोर्स जो हमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कितनी है? 27 किलोमीटर ही है। दोनों की तुलना है ये। ठीक है। धनुष की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है। आपने अक्सर रील्स में, शॉर्ट्स में या फिर वीडियोस के माध्यम से देखा होगा कि जो धनुष, मतलब ये जो तोप होती हैं, बेसिकली जो तोप होती हैं, उनमें जो गोले वगैरह दागे जाते हैं, तब उनको मैनुअली पीछे लगाया जाता है। इतनी धूल सी उड़ती है और अचानक वो बहुत हेक्टिक सा काम रहता है। आपने जब देखा होगा, धनुष में क्या होता है, कंप्यूटर पर आदमी बैठता है, बटन दबाता है और अपने आप ही लॉन्च होती हैं। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक लोड होती है, उसमें कोई घोड़े डालने की आवश्यकता नहीं है। इतने इतने बड़े घोड़े हैं, वजन होता है, परेशान होते हैं बिना फालतू, ऑटोमेटिक है पूरा काम।
इस्तेमाल के दौरान बैरल हीटिंग होती है क्या? नहीं होती। आप कितनी देर चला लो चाहे, इसका बैरल गर्म होता ही नहीं है कभी। समझ रहे हो? नई पीढ़ी के गोले वगैरह दागने में सक्षम है क्या? है। ठीक है, दुर्गम स्थानों में ले जाने की क्षमता है। आप चाहे चाहे पत्थर पर चला लेना, पानी में दलदली भूमि पर चला लेना, रेगिस्तान में चला लेना, कहीं चला लेना, सब जगह सपोर्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है? क्योंकि अप्रैल महीने में इसकी जो उन्नत टेक्नोलॉजी है, इसकी रेंज जो है उसको बढ़ाया गया है। एक इसकी रेंज बढ़ाई है और इसकी जो कैलिबर क्षमता है इसको बढ़ाया गया है। और इसकी लॉन्चिंग की गई है कहाँ पर? इटारसी के अंदर। इटारसी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में इसकी सफल लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका जो टो गन संस्करण है, मतलब इसको टो करके एक जगह से दूसरी जगह पर जब ले जाते हैं, उस संस्करण का अभी लॉन्चिंग पेंडिंग है। लॉन्च वगैरह करना, सफल परीक्षण करना पेंडिंग में है। और उसका परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? पोखरण में किया जाएगा। ये है महत्वपूर्ण बात। अगला इसका जो परीक्षण होगा वो कहाँ पर होगा? पोखरण के अंदर होगा। ठीक है, धनुष की मैंने आपको बता दिया कि भैया इसमें कंप्यूटर होगा, ऑटोमेटिक रूप से चलेगी, ऑटोमेटिक रूप से इसके अंदर खुद ही क्या हो जाएंगे? गोले लोड हो जाएंगे। भारत के द्वारा निर्मित सबसे लंबी रेंज की ये क्या है? आपकी तोप है। इसके अलावा एक आ गया कि दिन में चला लो और चाहे रात में चला लो और कहीं चला लो, सब जगह चल जाएगी। बैरल इसका गर्म होगा नहीं। और धनुष तोप जो है ये बोफोर्स तकनीक पर आधारित है, परंतु उससे कई गुना बेहतर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देसी बोफोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एक मिशन का या फिर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको हम नाम देते हैं सेकंड अंतरिक्ष यान मिशन संचालन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन 8 से 10 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु के अंदर किया गया है। उद्घाटन की बात करें तो एएस किरण कुमार, जो कि क्या है? इसरो के पूर्व प्रमुख है। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बेसिकली यहाँ पर स्पेस से संबंधित चीजें की गई हैं, भाई किस प्रकार से भविष्य में हम काम करें और चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर की गई है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये पीआईबी की फोटो है और वहां से ये ली गई है। ठीक है, थीम की बात करें तो है इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट जनरेशन। आपको फिर मैं वापस बता रहा हूँ कि जितनी भी थीम्स हैं उन सभी थीम को आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, उनकी थीम होती है। अक्सर ये होता है कि कई बार आप हिंदी में याद करके जाते हो, पर चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश में पूछ ली जाती हैं। इसलिए जानबूझ के हम यहाँ पर थीम जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में दी जाती है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? तो इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट जनरेशन। आ गई बात समझ में? ये पूरा जो प्रोग्राम है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु के अंदर किया गया है। आयोजक कौन है? तो एक तो आपका इसरो हो गया, इसरो के साथ साथ में एएसआई हो गया और आईडब्ल्यू हो गया। ये शॉर्ट में नाम ध्यान रख लेना, इसरो, एएसआई, आई डब्ल्यू। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपका है कि पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि भाई इतनी आप अग्नि वगैरह का हमने पिछले दिनों परीक्षण किया है, अब हमने धनुष तोप का कर लिया है, तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया 21 अप्रैल को हमने भी कर लिया है तैमूर का। ये तैमूर जो है वो क्रूज मिसाइल है जो हवा से लॉन्च होती है। ये आप देख सकते हैं। आपने पहली बार देखा होगा कि जो मिसाइल है ना वो भी क्या है? चौकोर है। मतलब इसकी जो शेप है ना वो राउंड नहीं है। आप देखो यूँ कॉर्नर दिए हुए हैं यहाँ पर, दे रखे हैं। तो ये ध्यान रख लेना भैया। इसका वजन जो है ये मतलब कुल मिलाकर लगभग जो है वो 450 के आसपास में वजन ले जा सकती है। वाटर हेड टेक्निक के साथ में वार हेड टेक्निक है, मतलब इसके जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पर जो है वो जो विस्फोटक सामग्री है वो भरी जाएगी। उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो 400 से 450 केजी तक है। रेंज की बात करें तो 600 किलोमीटर तक की रेंज इसके पास में रहेगी। अभी आपने के वाली बात की थी ना, K4 मिसाइल, K25, K15, उनकी 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। यहाँ पर 600 पे हम ये पाकिस्तान वाले जो है ना कूद रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसको अगर आप रिवीजन भी आप क्या ही करें, देखो आधी घंटे की तो क्लास है, 2x में भी देखोगे तो मुश्किल से मेरे को लग रहा है 6-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्रीवियस वाला की मैसेज मत करना, आपको अपने आप मिल जाएगी। 20 तारीख तक का वेट कीजिए, तब तक आप पढ़ लो। ठीक है, तो धन्यवाद।